नमस्कार दोस्तों। आज हम सीटेट जो जुलाई 2019 में सीटेट हुआ था उसकी मैथ की पेडागोजी और ईवीएस पूरी कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अभी आपको पता है कि आपके एग्जाम के दिन जो बिल्कुल है गिने चुने दिन रहे हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। जो सीडीपी है हमारी पेडागोजी है उसके पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चन पेपर है उनको हमने सोल्व कर लिया। उसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हो। आज से हम ईवीएस और मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईवीएस से। ईवीएस शुरू करेंगे। ईवीएस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते रहते हैं कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ है इसके अंदर। ये मैथ आ गया, हमें शुरू करना है ईवीएस से। हाँ ये तो ईवीएस ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेडागोजी आपको पता है 15 नंबर की आती है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर और आते हैं, वो आप देखोगे एग्जाम तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? वो चीज बतानी है जो हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलती। डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। डीजल, वैक्स, ग्रीस, कोल। अब इनमें देखते क्या पता चल रहा है कि जो कोल है, कोयला है, वो नहीं हो रहा, क्योंकि कोयला किससे प्राप्त होता है? कोयला हमें मिलता है लकड़ी से। किससे मिलता है? लकड़ी से मिलता है। कोयला हमें मिलता है लकड़ी से, और हमें वो चीज बतानी है जो लकड़ी से हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती। तो कोल जो है, कोयला जो है, वो हमें किससे प्राप्त है? नहीं होता पेट्रोलियम से प्राप्त। हमें कोयला कभी भी प्राप्त तो पेट्रोलियम से नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून। जो फुल मून का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा, जिस दिन चांद पूरा होता है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह के को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो फुल मून, पूर्णिमा को मनाने वाले त्योहार, फेस्टिवल है, उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करते हैं, इन्हें पड़ेगा डिलीट करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अब ये है, अब हमें ये देखकर नहीं पता हो रहा कि कौन सी पूर्णिमा को है, कौन सा अमावस को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि दिवाली है सबसे फेमस त्योहार है, और इसको देखकर दिमाग में आना चाहिए कि जब भी हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो वो अंधेरी रात होती है, मतलब उस दिन चांद, उस रात चांद बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें सारे वो बताने जो पूर्णिमा को, ये तो मतलब पूर्णिमा को नहीं है, अमावस को मनाया गया है, इसका मतलब अंधेरे में। तो दो ऑप्शन तो हमारे चले गए। अब बच्चे हमारे पास दो, होली, दिवाली, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। अब इनमें से कोई अगर एक हमें पता हो कि ये अमावस को मनाया जाता है या कि है कि जो पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता, तो भी हमें पता चल जाएगा। होली है, होली पता है फाल्गुन फागण में आती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, फुल मून होता है उस दिन, ये बात ठीक है। महाशिवरात्रि है, ये कब होती है भाई? महाशिवरात्रि भी इसी टाइम आती है, होली से जस्ट पहले। जो कृष्ण पक्ष चल रहा होता है उसकी जो चतुर्दशी होती है उसको मनाया जाता है, जो कृष्ण पक्ष होता है। शिवरात्रि है वो कभी भी पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती। शिवरात्रि अगर आपको याद है, कोई व्रत वगैरह करते होंगे तो उनको पता होगा इस चीज का कि उस दिन चांद नहीं होता। तो ये ऑप्शन गया। अब बच गया ये, तो हमारा क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। रक्षाबंधन अभी आपको पता है अभी आने वाला है, तो उसका पता होना चाहिए कि सावन का महीना चल रहा है, उसकी जो पूर्णिमा है उसको क्या कौन सा होता है? रक्षाबंधन होता है। गुरु नानक जन्म दिवस कब होता है? ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। जो कार्तिक मास है उसकी पूर्णिमा को, वो जो फुल मून होता है कार्तिक मास की, उसको कौन सा त्योहार होता है? गुरु नानक जन्म दिवस होता है। ये हमारा बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती कब होता है? बुद्ध जयंती होता है वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध जयंती कब होता है? वैशाख पूर्णिमा को। ध्यान रखना, बुद्ध और वैशाख, वैशाख पूर्णिमा। इसमें बै है और इसमें क्या है? वै, बै और वै। ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो ये बच गया हमारा, ये क्या हो गया? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल राइट आंसर हो सिर्फ उसी का आंसर हमें देना है। जो बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा उसका हमें जवाब नहीं देना। थोड़ा थोड़ा राइट आंसर लगता हो, थोड़ा थोड़ा नहीं लगता हो, तो वो हमें बिल्कुल भी जवाब उसका नहीं देना। जो बिल्कुल राइट आंसर होगा उसी का जवाब देना है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज ए कोस्ट ऑन अरेबियन सी? अरेबियन जो सी है उसके कोस्ट में कौन से स्टेट लगते हैं? निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। कि कौन सा राज्य ऐसा है जो समुद्र तट अरब सागर जो हमारा है उसके से संबंधित है, उसके तट पर लगते हैं? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अरब सागर अरेबियन सी कहाँ है और कौन कौन से स्टेट उसके आसपास पड़ते हैं, तभी पता चलेगा।
ये है भारत का नक्शा, इंडियन मैप। यहाँ से ऐसी चीजें शुरू होती है, इधर जाती है। इसको हमने क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि यहाँ होता है अरेबियन सी, यहाँ पर क्या होता है अरेबियन सी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अरब सागर। क्या बोल देंगे इसको, अरब सागर। क्या बोलेंगे इसको, अरब सागर। थोड़े देर के लिए हम गायब हो जाते हैं, हमारे बिना फिर मन नहीं लगता, तो हम वापिस आ गए। अरेबियन सी, अरब सागर है यहाँ पर। और ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा क्या है, अरेबियन सी है, ऐसे करके। ठीक है, पानी पानी है, पानी पानी है, नीरा ही पानी है, फिर वाटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टेट देखो कौन से हैं। यहाँ पर आ गया केरला, कौन सा आ गया अपना केरला। यहाँ पर आ गया अपना कर्नाटका, कौन सा आ गया अपना कर्नाटका। यहाँ पर आ गया अपना गोवा, छोटा सा बितिया सा, ठीक है, गोवा आ गया। ये ऐसे आ गया महाराष्ट्र आ गया, कौन सा आ गया महाराष्ट्र आ गया। ये कौन सा आ गया, गुजरात आ गया। तो ये यहाँ से देखिए यहाँ तक है सिर्फ। इससे नीचे नीचे का जो पोर्शन है वो कौन सा है, अरेबियन सी है। इससे नीचे वाला का पोर्शन कौन सा, ये कौन सा हमारा अरेबियन सी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये चारों स्टेट अगर जो जिस ऑप्शन में दिख जाए उसको चेप देना। कर्नाटक, केरल, गुजरात, लो पहला ही दिख गया हमें, बिल्कुल राइट आंसर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। अब इस चीज को हम चेक करते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा है या नहीं है। आंध्र प्रदेश यहाँ से पड़ेगा आपका, उड़ीसा यहाँ पड़ेगा, तेलंगाना भी यहाँ पर पड़ता है आपका। तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया बिल्कुल ही। उड़ीसा भी आपका इस साइड ही पड़ेगा, ये भी नहीं है। कर्नाटक, केरल दो तो हो गए। पश्चिम बंगाल आपको पता है इस साइड जो बांग्लादेश होता है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर बांग्लादेश नाम का एक देश है और यहाँ पर बिल्कुल इसके जस्ट पास है पश्चिम बंगाल। इसी से बांग्लादेश अलग हुआ था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु उस साइड हो गए। कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र इस साइड होते हैं। ये दोनों क्या हो गए, उस साइड हो गए। और हमें इस साइड जो हमारा अरेबियन सी उसका हमें बताना है। तो पहला हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। और इस चीज का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल राइट आंसर हो सिर्फ वही बताना है। फालतू के चक्करों में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना जिंदगी में, क्योंकि फालतू के चक्कर है वो अच्छे नहीं होते। चक्कर चक्कर ही होते हैं भाई साहब, फालतू के हो तो फालतू के चक्कर अच्छे नहीं होते। आपको पता है चक्कर चक्कर ही होते हैं और चक्करों से क्या रहना है, दूर रहना है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो मैप है उसमें झारखंड कहाँ लोकेटेड है, ये बता दो। झारखंड कहाँ पर है भाई, आगे निकले। ये बताना इसमें आपको झारखंड कहाँ दिखता है भाई। झारखंड हमें दिखेगा, दिखाते हैं, अब ये दिखा देंगे आपको। झारखंड होता है यहाँ सी, इस साइड। इस साइड क्या होता है झारखंड, ये थोड़ा सा यहाँ उड़ीसा होता है, यहाँ से होता है इससे थोड़ा सा ऊपर। यहाँ कौन सा हो गया, झारखंड हो गया। कौन सा हो गया, झारखंड हो गया। क्या प्रश्न है, अच्छा इनके बेस पर बताना है। इसका मतलब हमें अच्छे तरीके से मैप को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छा करते हैं, अच्छा अच्छा सही रहता है। ये है भाई, ऐसे चले हम इधर आके। ये आपको पता है यहाँ पर एक देश मुल्क आता है बांग्लादेश। कौन सा आ गया, ये आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश किससे अलग हुआ है आपको पता है, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पर आ गया हमारा वेस्ट बंगाल। कौन सा आ गया यहाँ पर, वेस्ट बंगाल आ गया। वेस्ट बंगाल आ गया। अब यहाँ से होता है झारखंड। यहाँ से कौन सा होता है, झारखंड होता है। झारखंड से हम फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। झारखंड हो गया, यहाँ हो गया उड़ीसा। यहाँ कौन सा हो गया, उड़ीसा हो गया। इधर हो गया कौन सा, बिहार हो गया। यहाँ पर हो गया यूपी। कौन सा हो गया, यूपी। इतनी चीज समझ आ गई आपको अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, प्यार से देखेंगे, शांति से बिल्कुल बना के रखे देंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के किस साइड में पश्चिम कौन सा होता है,
वेस्ट। पश्चिम कौन सा होता है? वेस्ट। दिशाएं हमारी भी ऐसी होती है भाई, ध्यान रखना आप सबसे पहले। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये बोला जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके वेस्ट है, मतलब इस साइड ये यूपी है, और इसके इस साइड में है क्या ये झारखंड? ना ना, गलत बात है, इस साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व में। पश्चिम बंगाल के पूर्व में। जो वेस्ट बंगाल है उसका पूर्व मतलब ईस्ट, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में। तो वेस्ट बंगाल का ईस्ट इधर है क्या? ये इधर है? नहीं, उधर है, ये तो उधर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत है, ऑप्शन है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ओडिशा के उत्तर में। ओडिशा के उत्तर में मतलब नॉर्थ में। उत्तर मतलब कौन सा होता है? नॉर्थ। ओडिशा के नॉर्थ में, ये ओडिशा है, और इसके नॉर्थ में बिल्कुल इसके ऊपर है, सिर के ऊपर बैठा है, ऊपर है इससे, तो क्या हो गया? झारखंड। सही राइट आंसर फिर हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया, राइट आंसर हो गया ओडिशा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ ओडिशा। ओडिशा के नॉर्थ में। ओडिशा के कहां पर हो गया भाई? नॉर्थ में हो गया। आज थोड़ा सा क्या हो गया, दिक्कत ये हो गई कि हमने पहले पूरे घंटे की ये क्लास रिकॉर्ड कर ली थी, बट हम क्या कर गए? माइक लगाना भूल गए। माइक लगाना भूल गए, 1 घंटे हम झुके, बहुत चिल्लाए, चीखे चिल्लाए, पर माइक ही भूल गए। ऐसे होता है बहुत बार, तो ध्यान रखना चाहिए जीवन में इन चीजों का। चलो आगे चलते हैं। हमारे देश के जंगल में, जंगल के लोगों, आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा विशेष मात्रक यूनिट इकाई जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। कि क्या है? आदिवासी लोग हैं जंगल में के अंदर, उनको क्या है? ग्राम सभा, वहां की पंचायत है, वो क्या करती है? जमीन अलॉट करती है, लैंड अलॉट करती है वहां की। एक फॉरेस्ट के अंदर, एक जंगल के अंदर, वहां की जो पंचायत है वो क्या करती है? लैंड अलॉट करती है आदिवासी को। जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, विलेज का काउंसिल है जो वहां की, वो क्या करती है? अलॉट करती है लैंड फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट पीपल को, आदिवासी को। और उसी को क्या कहते हैं? टिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टिन कहते हैं। तो टिन मतलब क्या है? टिन का क्या मतलब है भाई, ये बताना। टिन का मतलब क्या है? ए लैंड विद डायमेंशन 100 मीटर इंटू 100 मीटर, क्या ये है? एक भूमि जिसकी विमाएं इतनी इतनी मीटर की हो। ए लैंड ऑन विच ए फार्मर ग्रो 1 टिन ऑफ सीड, एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी भूमि जिसके ऊपर 1 टिन बीज बो दे किसान। कितने टिन बीज बो दे? 1 टिन बीज बो दे। क्या ये बात ठीक है? ए लैंड फ्रॉम विच ए फार्मर प्रोड्यूस 1 टिन ऑफ सीड, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न होता है। कि वह भूमि जिसमें क्या है? कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। ये बोल रहा है बीज बोता है, और ये बात क्या करता है? बीज उत्पन्न करता है। ध्यान रखना दोनों चीजों में से। ए यूनिट ऑफ लैंड स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट, यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की जाती है। क्या कि ये एक यूनिट है जो जंगल के किसान होते हैं, फॉरेस्ट के जो फार्मर होते हैं, उनके लिए एक यूनिट है एक तरीके से खेती के लिए। क्या ये है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। दूसरा इसका राइट आंसर है ए लैंड इन विच ए फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड, 1 टिन सीड किसान जहां बोलता है उसको क्या बोल देंगे? टिन बोल देंगे। उत्पन्न करना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 1 टिन बीज उत्पन्न कैसे करोगे, वो तो आप नहीं कर सकते, पर हम बो सकते हैं। पहले में 1 टिन जो मतलब टिन बीज है वो उनको ले लेंगे, फिर सारों को बो देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये इसका क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया भाई। क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। ऊपर नीचे हो भाई। आगे बढ़ते हैं। जीवन में शांति रखनी है। रुको 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 रुको। ऊपर क्वेश्चन रह गया, मैं बोल रहा था ना, मैंने पहले क्लास रिकॉर्ड कर ली थी और माइक हम लेना ही भूल गए थे। ये हमारे साथ बहुत ही स्यापा हो गया भाई। देखो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते। ये तो हमने क्या है, समय रहते खुद को होश में ले आए हम, वरना तो बच्चियों का नुकसान हो जाता, और नुकसान तो हमें आपका बिल्कुल भी नहीं करना है। नुकसान तो हमें आपका बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। चलो, आप एक्स पर स्थित है, यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। आप एक्स के ऊपर है और आपका स्कूल किसके ऊपर है? वाई के ऊपर है। देयर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक कोई भी स्ट्रेट पाथ नहीं है, कोई सीधा रास्ता है ही नहीं, सीधा रास्ता है ही नहीं। So you first go to A which is 30 मीटर due north of X। सबसे पहले आप A की तरफ चलते हैं और वो 30 मीटर 30 मीटर है X के,
नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में, नॉर्थ माने उत्तर दिशा में। मान लीजिए ये अपना एक्स है, ये अपना क्या है एक्स है, इससे आप चले नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चले कितने 30 मीटर, कितने चले 30 मीटर 30 मीटर चले। फिर क्या हुआ, देन गो टू बी, अब हम बी पर जाएंगे विच इज 40 मीटर, ठीक है 40 मीटर है, ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए, ये हमारा ए आ गया। अब ए के वेस्ट में मतलब ए के पश्चिम में जाना है हमको, कितने मीटर जाना है 40 मीटर जाना है, 40 मीटर हम गए ए के पश्चिम में चले गए भाई, ये आ गए हम बी पर। एंड देन गो टू सी, अब जाएंगे हम सी पर जाएंगे, जो ये बोल रहा है सिर्फ उसी हिसाब से चलना है, अपना दिमाग फालतू बिल्कुल भी नहीं लगाना, फालतू 2 बार शाना बिल्कुल नहीं बनना, दुगना शाना, हिसाब सिर का शाना बनना है। तो बी पर गए, अब हम जाएंगे बी से सी की तरफ जाएंगे, विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, बी से 30 मीटर नॉर्थ की तरफ मतलब उत्तर की तरफ, बी से 30 मीटर उत्तर की तरफ जाएंगे हम, सी पॉइंट पर आगे बताओ। एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ सी, फाइनली आप वाई पर आ गए जो 40 मीटर वेस्ट में है, मतलब क्या पश्चिम में है, 40 मीटर पश्चिम में है, किसके सी के पश्चिम में है 40 मीटर, तो ये वाई पॉइंट हमारा आ गया। अब बताना है हमें विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज, अपने घर की जो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है, बिल्कुल सही दिशा है अपने घर की, वो बता दो आप। स्कूल से घर की बिल्कुल सही दिशा बतानी है हमें, कौन सी बतानी, बिल्कुल सही दिशा बतानी, ये देखो भाई ये होता है ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, इधर होता है ईस्ट और इधर कौन सा होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये किस साइड में भाई, ये आपका स्कूल है, इससे घर बताना है। एक तो इसके बिल्कुल नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब होता है साउथ में आ रहा है, दक्षिण में आ रहा है, कहाँ आ रहा है दक्षिण में आ रहा है, साउथ में आ रहा है, ठीक है। और फिर हम इधर चले गए, इधर कौन सा होता है पूर्व होता है ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा या दक्षिण पूर्व हो जाएगा, बताओ दक्षिण पूर्व कौन सा है, चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट इसका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा, साउथ ईस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे जीवन में, लेकर प्रभु का नाम गणपति बापा मोरिया, और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल चलेंगे हम अगले क्वेश्चन में। बस थोड़ा सा धीरज रखना है, सुख शांति रखनी है जिंदगी में, फालतू भड़क नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, थोड़े दिन रहे हैं तो निश्चित होकर फ्री माइंड से पढ़ो, आपका क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। जो लोग अब लगे हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जी टिका के बैठे रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्लास क्या है, बेस बनेगी आपका, इसी से पता चलेगा कि ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखो। बहुत बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज उठा के पूछ लेता है, अगला यूं सबके मुंह पर मारेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आपने किए हुए होंगे तो आप कर जाओगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो काटो भाई, फालतू चीज नहीं चाहिए जीवन में। नेक्स्ट चलते हैं, बॉय बोर्डेड ट्रेन ऑन 30 जून 2019 है, एक लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, 30 जून 2019 को रेलगाड़ी में चढ़ गया, एक बच्चिया था, एक लड़का था, एक छोकरा था। यह रेलगाड़ी 9:45 मडगांव से चली था, अगले दिन 7:15 पहुंची भाई, सीधा सा फंडा देखो, 9:45 पर चली है और अगले दिन 7:15 पर क्या हो गया, पहुंच गई 7:15 बजे, और 9:45 चली थी, ठीक है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इतनी है, डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस कितना है 1140 किलोमीटर, 1140, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन की, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड मतलब चाल है, पूछिए ना चाल का फार्मूला क्या होता है, हिंदी में पता चलेगा दूरी भाग में समय, दूरी बड़ी मात्रा लगी, दूरी भाग में समय, तो दूरी हमारे पास है, समय हमें निकालना पड़ेगा, कितने टाइम में पहुंची है देखो भाई, 9:45 से अगर 9:45 पर पहुंचती तो कितने घंटे हो जाते हैं, सिंपल सा फंडा 24 घंटे हो जाते हैं, ये हम लोग 24 जानते हैं। आप अपने दूसरे हिसाब से कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, आपको पूरी छूट है, मैं ये नहीं कर रहा आपको हमारे हिसाब से चलना, आप अपने हिसाब से चल सकते हो। 24 घंटे हो गए, अब क्या है 7:15 से 9:45 कितने कम हो गए, ये हो गए अपने 2.5 घंटे, कितने कम हो गए 2.5 घंटे, 24 घंटे में से 2.5 घंटे घटाओ भाई, 22 और 21.5 है, 21.5 है, 21.5 है,
तो इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे 1140 बटे में 21 एंड 5 है, पॉइंट है, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, काट पीट करके सोल्व करोगे, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा 53। आंसर कौन सा आ जाएगा, 53 बिल्कुल राइट आंसर इसका आ जाएगा। आपको ऐसे करना है, जैसे मर्जी करो, पर इसका आंसर आप निकाल देना, बिल्कुल सिंपल सा है। फार्मूला ध्यान रखना भाई, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, बाकी अपने आप निकल जाता है। डिस्टेंस निकालना हो, चाल स्पीड निकालनी हो तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी भाग में समय। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। सैंड का मतलब होता है मिट्टी, सैंड के ड्यून्स होंगे, मिट्टी के टिल्ले कहाँ पाए जाते हैं, रेत के टिल्ले। इन शहरों में से रेत के टिल्ले किसे कहा जाता है, वो शहर बता दो। काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। ये कहाँ है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के बीच में है, नहीं है। थिम्पू है भूटान की राजधानी, हमारे आसपास है, पहले उनको देखते हैं, ये भी पहाड़ों के बीच में, तो ये भी नहीं है। बर्लिन है जर्मनी के अंदर टिल्ले है ही नहीं, तो बच गया अपना अबू धाबी शेखों वाला, जहां पर टिल्ले मिट्टी आपने देखी होगी वीडियोस में कई बार। तो ये क्या हो गया, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है भाई, क्या है, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑल ऑब्जर्व, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, जो पुराने कुएं उनको देखते हैं, और पुराने कुएं क्या अब सूख गए हैं, पुराने कुएं सूख चुके हैं। हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे कि 25 से 30 साल पहले, 25 से 30 ईयर एगो जब हम जाते हैं, तो इनमें काफी पानी था, एम्पल अमाउंट में वाटर इनके अंदर था, परंतु पूरी तरीके से सूख चुके हैं, ये कंप्लीटली ड्राइड अप हो चुके हैं। तो वो बताओ पॉसिबल करेक्ट रीजन बताने इनके, ये ड्राइंग के सूखने के, ये सूखे हैं, उनके संभावित कारण बताओ, किन कारणों से ये सूख गए। पहला, जिन जिलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वह कहां वहां नहीं है, कि वो पॉन्ड, वो लेक्स है जिनमें वाटर स्टोर होता था, वो अब क्या है, नहीं रही। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, वो झीलें, वो तालाब, वो बातें वे कहाँ है, वो रही नहीं, ये बात क्या है, ठीक है। द सोइल अराउंड द ट्रीज वेव नियर बाय एरियाज नाउ कवर्ड विद कोलेटर एंड सीमेंट, कोलतार। जो कुएं, पेड़ पौधे इनके आसपास के क्षेत्र में अब क्या है, कोलतार और सीमेंट से ढक गया, ये बात भी क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो गया, अब उतनी खुली जमीनें नहीं रही, ठीक है, पक्की चीजों से पक्की चीजें बन गई, घर बन गए, अपार्टमेंट बन गए हैं, सड़कें बन गई, सिस्टम बन गया, मतलब। नो वन यूज वेल्स एज देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस। अब क्या है, कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करता, क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हुई है। इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो, ये बात ठीक है, कुओं का उपयोग नहीं करता, टोंटियां लगी हुई है, पर इन टूंटी लगने के कारण ऐसा नहीं है कि कुओं का पानी सूख गया। हमें वो बात बतानी है जिनके कारण कुओं का पानी सूखा है, इनके कारण कुओं का पानी नहीं सूखा। ये दो तो बिल्कुल रीजन सही रीजन है, जिनके कारण वाटर क्या बिल्कुल ही सूख गया है। थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, क्योंकि सही से दिखना चाहिए ना ऑप्शन में, उसके बिना तो बात बनने वाली है ही नहीं। और ऑप्शन देखने के लिए फिर ये जो अनावश्यक है इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले दो ऑप्शन हमारे ठीक थे, तीसरा ऑप्शन हमारा गड़बड़ चल रहा था, तीसरे को हमने काट दिया। हमें वो रीजन बताने जिनके कारण कुएं सूखे हैं, टोंटियां घर में लगी, इसी कारण कुएं सूखने का ये कोई भी कारण नहीं है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लग गई। ये बात ठीक है, ये आजकल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है खेतों में भी और जहां कहीं भी, पर कुएं जैसी चीज रही नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर के कहा आ गई तब से, ये बात ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी चौथा, ए बी और डी, तो चौथा इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। तो बिल्कुल राइट आंसर इसे कौन सा हो गया, चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है वो अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बिल्कुल सही बात नहीं है फिर उसका तो फायदा ही क्या है जीवन में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों। ये क्या कह रहा है कि जो ईवीएस के अंदर कॉन्सेप्ट एंड इश्यू है उनको क्या है,
साइंस और सोशल साइंस के भीतर नहीं रखा गया, उनसे अलग कर दिया गया। ऐसा क्यों? कारण बताओ भाई, क्यों कर दिया? आगे अगलों के मन में कर दिया, क्या उखाड़ लोगे उनका? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चलो देखते हैं। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, ठीक है। सीबीएसई ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच ऑफ बाय सीबीएसई। सिलेबस है वो सीबीएसई ने ऐसे ही बना दिया, हम क्या करें भाई? ऐसे ही थोड़ी बना दिया, कोई वजह रही होगी, यूं ही थोड़ी कर सकता है कोई। अरे यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो वजह रही होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। The child looks at his her environmental in her holistic manner। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो आसपास की चीजें हैं उनको एक होलिस्टिक वे में एक बच्चा, एक चाइल्ड है, वो देखता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। इट इज ए गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है। गुड स्ट्रेटजी क्या हो गया? आपने साइंस, सोशल साइंस, इसको अलग कर दिया, मतलब नहीं है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सिलेबस है, उसको क्या करेंगे? डिक्रीज करें उसके लोड को। ये क्या बात हुई भाई? सिलेबस के लोड को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर दे। ये तो कोई सियानी बात तो है नहीं, यही बात है। समग्र रूप में देखते हैं, मतलब क्या हुआ? मान लीजिए साहब, साइंस के अंदर आप क्या पढ़ाओगे वाटर के बारे में, कि उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, या हेल्थ के ऊपर ले सकते हो कि पानी पीना चाहिए इतने का, शरीर में ये फायदा होता है, बता दिया। ज्योग्राफी में आप बताओ कि नदियों में, झीलों में पानी पहाड़ों से, ग्लेशियर से आता है, हमारे घर तक पहुंच जाता है, पढ़ा दिया आपने। अब ईवीएस क्या करेगा? समग्र बताएगा, इन्वायरमेंट के सारे बात बता देगा। ईवीएस शरीर के लिए अच्छा होता है, नहरों से आता है, नदियों से आता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में बता देगा, कहाँ क्या क्या दिक्कतें हो रही है, धरती पर कितना पानी है, सब चीजें एक साथ ही बता देगा। इसलिए फिर इनसे अलग करने की कोई, बिल्कुल अलग कर दिया, ऐसा नहीं अलग अलग पढ़ाएंगे। साइंस में अलग वाटर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में अलग पढ़ाएंगे। इसको क्या है? समग्र रूप से देखते हैं। तो पहली दूसरी क्लास के बच्चे, उनको हम क्या है, उनमें हम ऐसे अलग नहीं कर सकते छोटे लेवल पर जाके चीजों को, तो इसलिए साथ देखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड? क्लास पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से बताना है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है, ठीक बात क्या है। पहले दूसरी क्लास के हिसाब से सच क्या है भाई? ट्रुथ क्या है? बिल्कुल सत्य बात बतानी है, मैं एकदम सच बात बतानी है जी, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल सुख शांति से जी टिका के बैठे रहना है आपको, बिल्कुल। हाँ, पहला क्या? इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज। क्या क्या थ्रू क्या हो रहा है? ये लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। लैंग्वेज के द्वारा हम इन्वायरमेंट की चीजों को सीख लेंगे हिंदी इंग्लिश में, ईवीएस को मतलब अलग से जरूरत नहीं है फर्स्ट सेकंड क्लास में। ये बात क्या है? ठीक है, ये बात क्या है? ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखते ही टिक करके आगे मत बढ़ जाना कि पहला हमने ऑप्शन देखा और पहला ऑप्शन देखते ही हमें ठीक लगा और हम क्या हो गए? आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल मत कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कई बार क्या होता है, आप आगे जाते हो तो उससे ज्यादा अच्छा आंसर मिल जाता है। इसके अंदर ये बहुत बार होगा कि एक ही पर्सन के 2 ऑप्शन आपको ठीक मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, पर उनमें से फिर हमें उसको टिक करना है जो बिल्कुल राइट आंसर हो, बिल्कुल ही राइट आंसर है हो, तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्या आप इन्वायरमेंट लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से सीख सकते हो? मैथ का कोई संबंध है लैंग्वेज ये इन्वायरमेंट सीखने में? बताओ भाई। लैंग्वेज भाषा का तो है, भाषा में तो क्या आपने कविताएं याद कर ली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसमें पानी की बात आ गई, मछली की बात आ गई, जो वाटर का जो एनिमल्स है उनके बारे में जिक्र हो गया और पानी का जिक्र हो गया, तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है कविताओं के माध्यम से। पेड़ों पर कविताएं हो सकती है, अपने आसपास के कल्चरल गाने हैं उनके अंदर इस तरीके का जिक्र हो सकता है जिसका संबंध ईवीएस से हो, ठीक है। लैंग्वेज तो पता चल गया हिंदी इंग्लिश का। एक आता है रैन रैन गो अवे, है आया कि नहीं है भाई? तो रैन रैन गो अवे हो जाएगी तो कैसे पार पड़ेगी? तो वो भी क्या है? ईवीएस से संबंधित है। मैथ में हम कैसे जानेंगे ईवीएस को? मैथ के अंदर हम ईवीएस को कैसे जानेंगे? मैथ के अंदर ईवीएस को जानेंगे हम ऐसे कि मान लीजिए आपके पास कितने, आपको क्या है, सम का, जोड़ का सवाल करना है, एडिशन का। तो आपने कहा कि आपके पास बच्चों है 4 आम है, क्या है? 4 आम है। फिर आपको क्या मिल गए? 2 चीकू मिल गए। टोटल कितने हो गए भाई? 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए?
तो चिक्कू आम से आम ने जोड़ना सिखा दिया। या आपने कहा कि 4 आम है आपके पास, आप घर पर नहीं थे, गाय आई और आपकी थाली से 2 आम है, चट कर गई, कितने आम बचे? सब्ट्रैक्शन सिखा दिया आपने। गाय भी आ गई, जानवर भी आ गया, और पेड़ पौधों के बारे में जिक्र हो गया, फलों के बारे में जिक्र हो गया। तो ये सीख लिया ना मैथ के माध्यम से हमने, ऐसे ही बताना है। नेक्स्ट है, तो ये क्या बिल्कुल है सही बात है। इससे ज्यादा बेहतर ये हो गया भाई, इससे ज्यादा बेहतर हो गया। अब जो लोग ये पढ़ के और सही करके चले जाएंगे उनका हो जाएगा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए हमें क्या करना है कि सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, बिना सारे ऑप्शन पढ़े आगे नहीं बढ़ना। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, अपने दिमागड़े में, अपने खोपड़े में फिट कर लो इस बात को। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है? नए विषय के रूप में, न्यू सब्जेक्ट के रूप में। ईवीएस एज ए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर ईवीएस जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि ये तो क्या है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ईवीएस मैं ही पढ़ाता हूँ हमारे स्कूल के अंदर, जहां 3rd क्लास से ईवीएस शुरू हो रही होती है ना। अब क्या है कि एनसीईआरटी में तो है नहीं, गवर्नमेंट स्कूलों में तो होता नहीं, प्राइवेट वालों ने कुछ लटरम पटरम कर लिया हुआ तो पता नहीं। बाकी फर्स्ट सेकंड में तो प्राइवेट वालों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3rd क्लास ईवीएस से शुरू होती है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं। ये बोल रहा है भाई मुश्किल बहुत है, पहली दूसरी वाले बालकों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने इतने से नन्हे मुन्ने से होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, उनको ये समझ ही नहीं आएगी, पल्ले ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। गलत बात है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, गलत बात है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। और हमें सिर्फ उसी को टिक करके आना है जो बिल्कुल राइट आंसर हो, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा भाई साहब। जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिर्फ हम जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा सिर्फ उसी को हम टिक कर कर आएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे और नौकरी लेकर जाएंगे हैं, अपने बच्चों को गुजिया खिलाएंगे। नौकरी मिल गई तो, नहीं मिली तो भाई साहब बच्चों की दुर्गति है बापड़ों की। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय बाबा की। In EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus by। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया। अब क्या किया गया? ईवीएस के अंदर टॉपिक की जगह क्या डाल दी? थीम डाल दी। क्या डाल दी भाई? थीम डाल दी। थीम को डाल दिया गया उप विषयों के लिए। तो क्यों कर दिया ऐसा? क्या चुल उठी थी इनको? क्या चुल उठी थी भाई ये डाल दिया बेवजह? कोई वजह रही हो? कोई यूं ही तो चुड़ तो नहीं उठी कि बैठे थे यूं ही चुड़ उठ गई नीचे से और व्यू डाल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस, ईवीएस के अंदर चैप्टर को क्या करना है? रिड्यूस करना है, पाठों को कम करने के लिए, कि कम कर देते हैं पाठों के, हैं मजा नहीं आया। तो इनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, बच्चों के प्रवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए जो लर्नर है, जो बच्चे हैं अपने, उनका वृद्धि करना है। अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, परिवेश है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दें। हाँ ठीक है, कुछ हद तक बात नहीं ठीक लग रही है, बात कुछ हद तक है ठीक ठाक है, लग रही है। अगले पर चलते हैं। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये बात बहुत ज्यादा सही है, ये भी ठीक है और ये इससे ठीक आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं सारे ऑप्शन पढ़ो। बच्चों के स्थानीय विकास के मुद्दों, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड ऑफ इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं की बात कर रही है और दोनों अंतर संबंधित है, एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। तो बात तो बहुत ही ज्यादा शानी बात कर दी इसने। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है? थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी टू कंपेयर द टॉपिक, टॉपिक के कंपैरिजन में ये क्या है? बिल्कुल आसान है, टॉपिक के मुकाबले थीम के आसान है। क्या ये बात है? ये बात तो क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों में राइट आंसर कौन सा आ गया? तीसरा बिल्कुल ही इसका राइट आंसर आ गया, तीसरा राइट आंसर आ गया। लो जी, फिर थीम से एक क्वेश्चन और आ गया, थीम से एक क्वेश्चन फिर और आ गया। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थीम है क्या, फिर हमें बात चलेगी आगे वाले पर्सन से हम क्या करेंगे, आंसर ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। चलो भाई
Which one of the following is not one of the 6 broad themes of EVS in the present syllabus? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? जो ईवीएस की कितनी थीम है, मैं मुख्यतः 6 थीम है, कितनी थीम है? 6 थीम है, और उन 6 थीम में से कौन सा नहीं बताना है हमें? सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है पानी। पानी के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, एक पानी चाहिए होता है। कौन सा चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। रोटी कपड़ा मकान है। पानी के बाद क्या चाहिएगा हमें? क्या चाहिएगा? भोजन चाहिएगा। भोजन हमें मिल गया। क्या चाहिएगा? फूड चाहिए भाई। क्या चाहिए? फूड चाहिए, भोजन चाहिए। और क्या चाहिए हमें? भोजन चाहिए। उसके बाद हमें ये दोनों चीजें हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? फैमिली चाहिए। फैमिली भी उसके बाद बनाएंगे ना, जब भोजन पानी मिलेगा, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ पानी मिलेगा, फिर भोजन मिलेगा तो कुछ क्या स्पर्म मिलेंगे, हैं, वो एग्स डेवलप होंगे, शुक्राणु बढ़ेंगे, अंडाणु बढ़ेंगे, तभी तो आगे परिवार बढ़ेगा। तो भोजन बना के हमने क्या कर लिया? फैमिली बना ली, रिलेटिव्स आ गए इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया? परिवार तो हो गया, रखेंगे कहां पर? परिवार को आवेश चाहिए होता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है? शेल्टर चाहिए हमें होता है। ठीक है भाई, आवास चाहिए। उसके बाद हमें आवास तो बना लिया, घर घर थोड़ी पड़े रहेंगे पूरे दिन, ऐसा थोड़ी हम घर ही घर पड़े रहेंगे, घर ही घर में घुसे रहेंगे, हैं? घर में तो नहीं घुस सकते ना सारे दिन हम। अब चूंकि अब हम घर में बिल्कुल ही नहीं घुसे रह सकते, तो उसके लिए हम फिर कहां पर जाएंगे? ट्रेवल करेंगे। हम क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। फूड, फैमिली, पानी, भोजन, आवास, परिवार रह गया ना इधर। मैं सोच रहा हूँ कि ये कम कैसे हो गई? परिवार नाम की चीज को तुम लिखना ही भूल गए, है ना? ठीक है, 6 हो गए। अंतिम होता है थिंग्स वी मेक टू डू। जो हमारे आसपास चीजें हैं वो हम कैसे बनाते हैं, इनके बारे में बताओ। मान लीजिए खाट पर सोना, चाय पर सोना, तो चारपाई बनानी तो आनी चाहिए। सब्जी खानी है तो सब्जी बनानी तो आनी चाहिए। पेड़ सब्जियां चाहिए तो बेल लगाओगे, बीज बोओगे, पेड़ों के फल लगेंगे तो वो लगाने तो आनी चाहिए। टोकरी बनानी तो आनी चाहिए, थाली बनानी तो आनी चाहिए, मटके बनाना तो आना चाहिए, तब पानी डालोगे उसके भीतर है। तो चीजें हमारे आसपास कैसे बनती, ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए इनमें से फूड है, फूड हमारा टिक हो गया। शेल्टर है, शेल्टर हमारा टिक हो गया। थिंग्स वी डू, तो ये है, ये टिक हो गया अपने आप। वर्क एंड प्ले नाम की इस के अंदर कोई भी चीज नहीं है। काम और खेल नाम की चीज नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसने पूछा कि वो बता दो मैं जो आपके चीज के काम की नहीं है इसके अंदर, तो क्या काम और खेल इसके भीतर नहीं आते? तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल ही राइट आंसर है, हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ईवीएस है। ईवीएस के अंदर कौन सी बात है जो एकदम सच नहीं है? जो बात सच नहीं है वो बतानी है, जो बात झूठी है एकदम, एकदम बात क्या है? झूठी है, झूठी बात बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है भाई, बिल्कुल मतलब झूठी बात है, एकदम झूठा आदमी है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड। ईवीएस की नेचर क्या है? इंटीग्रेटेड है। ईवीएस की नेचर क्या है? इंटीग्रेटेड है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी प्रकृति क्या है? एकीकृत है, आपस में क्या जुड़ी हुई है। आप देखो ईवीएस के अंदर आप साइंस भी पढ़ लेते हो, आप एसएसटी भी पढ़ लेते हो, है ना? तो एकीकृत है, ठीक है। EVS provide opportunities to the learner to explore their environment. EVS अपॉर्चुनिटी देता है लर्नर को, अधिगमकर्ता को, सीखने वाले को अवसर देता है क्या करने के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए, खोजने के लिए। ये बात क्या है? बहुत ही बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल क्या है? ठीक बात है। दूसरा रह गया क्या? ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। EVS चाइल्ड सेंट्रिक है भाई साहब, चाइल्ड सेंट्रिक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही, तीनों सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं को है, परिभाषा, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पर जोर देता है ना भाई, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर जोर देता है। लर्निंग बाय डूइंग पर ऊपर क्या देता है? जोर देता है। जॉन डीवी ने ये बात बोली थी, लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। तो ये नहीं है, ये तीनों है पर ये नहीं है। और हमें वो बताना है जो सच है, नहीं है। ये ध्यान रखना आप जब भी करो। आप पहले ये टिक हुआ आता था, आजकल ये नीचे टिक हुआ नहीं आता, इसलिए आप ये ध्यान से रखना कि देखना क्वेश्चन को कि कहीं पर नहीं वाला पूछा गया और आप बिना नहीं वाला कराओ तो क्या हो जाएगा? सिस्टम खराब हो जाएगा।
क्या ही हो जाएगा, बिल्कुल ही सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान को निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बच्चों की इसके लिए भागीदारी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बिल्कुल ही सही बात है। और ये जो जीन प्याजे का जो निर्माणात्मक है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके अंदर यही बात बोली गई कि बच्चा है एक्टिव लर्नर है, ये बात बोली जीन प्याजे ने बोली है, बच्चा एक्टिव है लर्नर है, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट का है जीन प्याजे ने, ध्यान रखना इस बात की। और ज्ञान है वो बाहरी नहीं है, ज्ञान बच्चे के भीतर होता है, वो क्या है, अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान का निर्माण बच्चा करता है, ये बात किसने बोली है, जीन प्याजे ने बोली है। रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ता है। अब टाबर है, बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनके नॉलेज को टीचर से क्यों जोड़े भाई, टीचर हो सकते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग का हो, रेडिकुलस हो, है अंधविश्वासी हो, रूढ़िवादी सोच का हो, बेड़ा गर्क हो, बुढ़े माइंडसेट का, पुराने बहुत पुराने ख्यालों का हो, तो उसके साथ बच्चे को क्यों जोड़ना भाई। मान लीजिए टीचर को हो सकता है सिर्फ इतना सा नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्टिव लर्नर होकर ज्यादा सीख ले, तो टीचर के नॉलेज से जोड़ना तो मतलब है, मजा नहीं आया। और जिस बात में मजा नहीं आए वो बात बिल्कुल गलत होती है, वो बात क्या होती है, गलत होती है। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, घर जो क्लासरूम के चार दीवारी से बच्चे को बाहर सिखाना, बात बिल्कुल सही है। बच्चों को हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और कहां पर जाना चाहिए, बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाए बच्चा, डाकघर जाए बच्चा, पोस्ट ऑफिस जाना चाहिए, मार्केट बाजार में जाना चाहिए, उसको आसपास नदियों को देखना चाहिए, पहाड़ों को देखना चाहिए, नहरों को देखना चाहिए, खेतों को देखना चाहिए, बाहर जाके सीखना चाहिए। तो बिल्कुल ही शानी बात है, एकदम मजा वाली बात है, जी सोरा हो गया सुन के, दिल खुश हो गया। रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, बच्चे का जो लोकल नॉलेज है, स्थानीय ज्ञान को किसके साथ जोड़ना है, स्कूल के साथ, विद्यालय के साथ जोड़ना है, बिल्कुल ही शानी बात है। निम्नलिखित में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है भाई, इस एक को छोड़कर ए सी डी, ए सी और डी पहला ही मिल गया हमें, ए सी और डी पहला ही मिल गया, जो बिल्कुल ही क्या है, राइट आंसर है। और जो बिल्कुल राइट आंसर हो सिर्फ वही बताना है, फालतू के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है, फालतू के चक्कर में हमें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। थोड़ा बहुत ठीक हो वो नहीं बताना भाई, जो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल मतलब दिल खुश हो जाए वही बताना है। मान लीजिए आपकी शादी होगी, नौकरी लगने के बाद फिर आप लड़की देखकर जाओगे, जो लड़की को देखकर पूरा दिल खुश हो जाए, उसी के साथ शादी करनी है। ऐसा थोड़ी थोड़ा सा दिल खुश हो गया है करे ना करे, फिर ऐसा तो भाई साहब बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जिसको देखकर पूरा दिल खुश हो वही ऑप्शन को हमें क्या करना है, टिक करना है। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज, लर्नर जो है मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी, पर्यावरण ने बच्चों को जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति क्या है, बच्चे ईवीएस के साथ, इन्वायरमेंट के साथ जुड़े, तो क्या होगी मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी, नैरेटिव है, किससे कहानियां सुनाना भाई साहब, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती है। किससे कहानियां सुनाना, इन्वायरमेंट के बारे में, जानवरों के बारे में, उनके संबंध के बारे में, जानवरों को बचाने के बारे में, है बिश्नोई समाज की महिलाओं के त्याग के बारे में बताना, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बताना, कैसे उन्होंने चिपक गई पेड़ के और खुद सिक्को कटा लिया, पर पेड़ को, जंगल को बचा लिया है, ये बताना है बच्चों को। कैसे कहानियां बतानी है, सही बात है, रीडिंग टेक्स्ट बुक, किताबें पढ़वाओ, हैं किताबें पढ़वाओ, किताबें पढ़वाने से बात बन जाएगी। है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, मास्टर लेक्चर देता रहे, लेक्चर देता रहे, एक्सप्लेन करता रहे चीजों को, ये तो कोई मजे वाली बात नहीं है। क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन, कक्षा निर्देशन, ये भी क्या गलत बात है, कक्षा निर्देशन, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन से सिर्फ कुछ नहीं होता। तो किससे कहानियां हो गए, प्रभावशाली बात बतानी है हमें, ये चीजें ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ हद तक ये बातें ठीक है, हमें क्या बतानी है कि सबसे प्रभावशाली, मोस्ट इफेक्टिव बतानी है। तो मोस्ट इफेक्टिव तो एक ही है हमारे पास, एक ही लड़की है, 5 बहनों में से एक ही लड़की है जो मोस्ट इफेक्टिव है, उसी से शादी कर लेना, सारियों से थोड़ी करनी है, तो थोड़ी थोड़ी अच्छी हो, जो सबसे अच्छी हो उसी से करनी है।
नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए भाई, बताओ क्यों करना चाहिए? जो बच्चे हमारे, उनको टेक्स्ट बुक और टीचर के अलावा, उनको छोड़कर जो अदर सोर्सेज है, दूसरे सोर्सेज है, उनकी मदद लेने के लिए इंकरेज करना चाहिए। हेल्प लेने के लिए तो बिल्कुल सही बात है, क्यों करना चाहिए, क्यों करेंगे हम इंकरेज? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईवीएस सीखने के लिए ओनली टीचर्स, टेक्स्ट बुक, अरे सेलेक्ट हो गई, टेक्स्ट बुक और टीचर ही नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो टीचर को पता है इसी से इन्वायरमेंट ईवीएस के बच्चे, प्रति बच्चे में क्या होगा, लगाव हो जाएगा। ना 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 ना, बाहर निकालो उसको क्लास से, उसको जंगलों में ले जाओ, नदियां दिखाओ, पहाड़ दिखाओ, बैंक ले जाओ, डाकघर ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, बाजार ले जाओ, दुनिया भर की उसको शेयर कराओ। शिक्षक की स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी सिर्फ शिक्षक ही है, शिक्षक की सोर्स है, और भी है। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, पेरेंट्स और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत शानी बात है ये भाई, है माता पिता होगा, समुदायों के लोग आएंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या शानी बात है, एकदम बढ़िया बात है। नेक्स्ट है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चिल्ड्रन बैकग्राउंड, बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बच्चों को पता चलेगा, जानने का अवसर मिलेगा, ये बात क्या बिल्कुल ही सही बात है। इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ ए चिल्ड्रन, साइकोमोटर स्किल भाई पहले ये पता हो, एस्थेटिक सेंस पता होना चाहिए। साइकोमोटर स्किल होती है मनोगत्यात्मक, मनोक्रियात्मक कौशल, फिजिकली एक्टिव रहे बच्चा, बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहे, तो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव का क्या सीन है भाई, ये तो नहीं अच्छी बात। और सौंदर्यगत, सौंदर्यगत है, चित्रकारी में बच्चा डूब जाए, बच्चा गाने सुन रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, गाने सुन रहा है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी दुनिया मेरे साथ हो, सारा जहान मेरे साथ हो, और डूबा हुआ है, सुन सुनकर बिल्कुल डूब चुका है उसके अंदर, तो इसका क्या संबंध है भाई? सौंदर्यगत का तो ये मतलब होता है गाने चल रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं, तुम ही हो मेरे जीने की वजह, तुम ही हो जीने का आधार, तुम ही हो, तेरे बिना मर जाऊंगा, मर मिटूंगा, तहस नहस हो जाऊंगा। ये बात किसके अंतर्गत आती है? सौंदर्यगत के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? एस्थेटिक सेंस के अंतर्गत आती है। और इसका इस बात के साथ बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। तो ये बात होगी हमारी गलत है, क्या हो गई? गलत है। सियाणी बात है पहली तीन ABC, जिस ऑप्शन के अंदर आपको A भी दिख जाए, B भी दिख जाए और C भी दिख जाए, तीनों दिख जाए, उसको क्या कर देना? राइट मान लेना, बिल्कुल सही मान लेना। कौन से में है भाई तीनों, बताओ? ये दूसरा है, ऑप्शन B क्या है? A, B और C तीनों आगे इसके अंदर है ना, तीनों आगे, जिसमें तीनों आ जाए भाई हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर है, हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। धीरज रखना है, सब्र रखना है, जी बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, जी मिचलाना, उल्टी आना, ऐसी शिकायतें अब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम बिल्कुल सिर के ऊपर आपके, तो आपको क्लास तो पूरी देखनी पड़ेगी, जी टिका के रखना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम में क्लियर होगा। भागना नहीं है, यू बीच में छोड़ छोड़ कर इधर वाली देख लेते, उधर वाली देख लेते, ना ना ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास। अब अगर आपने शुरू कर लिया तो इसी में लगे रहो, अब आपका क्या हो जाएगा? नैया पार हो जाएगी। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता कर, क्या एक टीचर एक्टिविटीज कराता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है बच्चों से और चर्चाओं का संचालन करता है। क्वेश्चन आंसर होते हैं, बच्चे पूछते हैं टीचर से, टीचर बच्चों से पूछता है और चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो क्रियाकलापों, एक्टिविटीज, क्वेश्चंस, चर्चाओं, डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? क्या उद्देश्य एक्टिविटी, क्वेश्चन, डिस्कशन का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, असेस द चिल्ड्रंस प्रोसेस, चिल्ड्रन के जो प्रोसेस है, प्रोसेस करने की उनकी जो स्किल है, उसका आकलन करना, असेसमेंट कर लेना उसका। ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है, टीचर को पता तो चली जाएगा इस बात से बच्चे की। बच्चों को खोजने के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन, एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे, तो बिल्कुल मिलती है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, एक्सप्रेस करने का, खुद को क्या है एक्सप्रेस करने की उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बच्चा जब बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा, क्वेश्चन आंसर में शामिल होगा,
तो अपने विचारों को प्रकट कर पाएगा, अभिव्यक्ति पर अपने विचारों को बिल्कुल ही कर पाएगा। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, बच्चे सीखते हैं उनमें क्या करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना, विभेद कर देना तो अपने आप में गलत बात है। गलत बात तो करनी नहीं है, गलत बात के साथ बिल्कुल चलना नहीं है जिंदगी में, सही बात के साथ चलना है। तो ए बी सी और तीनों राइट आंसर है, हो गए। जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिख जाए, अरे ऊपर हो भाई, जिस भी ऑप्शन में आपको ए दिख जाए, बी दिख जाए, सी दिख जाए, उसी को क्या कर देना, टिक कर देना। तो कौन से के अंदर दिख रहा है आपको, इसके अंदर दिख रहा है, फोर्थ के अंदर। मुझे तो किसके अंदर दिख रहा है, फोर्थ के अंदर दिख रहा है, फोर्थ के अंदर एबीसी दिख रहा है। तो चौथा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। चौथा बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है टीचर, जो फूड है हमारा कैसे खराब हो जाता है, बिल्कुल बेकार है, हो जाता है, गेट स्पॉइल्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, ठीक है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, अब टीचर क्या करता है, ग्रुप बनाता है उनको, और जो एक्सपेरिमेंट करना है उनके लिए जो भी थिंग्स की जरूरतें होती है, चीजों की जरूरतें होती है, वो चीजें दे देता है बच्चों को। तो मास्टर है, क्या हो रहा है, ये समूह ग्रुप क्यों बना रहा है भाई, क्या हो रहा है, इसको क्या चूल उठी है, पागलपन का दौरा पड़ा है, दिमाग खराब है कि दिमाग समझदार है, अच्छा है कच्चा है, क्या है, बताना ही हमें। समूह क्यों बनाता है, ग्रुप क्यों बनाता है मास्टर। इट प्रमोट पीयर लर्निंग, किस चीज को प्रमोट करता है, ये पीयर लर्निंग को प्रमोट करता है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, सहपाठी अधिगम का क्या करता है, समर्थन करता है। पीयर लर्निंग का सहपाठी अधिगम का क्या करता है, समर्थन करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये क्या बिल्कुल राइट बात है, सॉरी राइट बात है, आंसर नहीं है। इट इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया को सुधार करता है, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो उनकी इंटरेक्शन है सोशल, वो क्या होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, इंप्रूव होगी। बच्चे को अपनी कमियां पता चलेगी, दूसरों की खूबियां पता चलेगी, दूसरों को कुछ बात अच्छी है तो वो अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेगा, है ना। समूह अधिगम के बिना, ग्रुप डिस्कशन के बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीका है। बिना बोझ के ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन है। हाँ, बिना बर्डन के ये बात होती है, ये बात क्या है, ये भी शानी बात है इसकी। बर्डन कहाँ होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं उसमें तो बर्डन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम ही हो जाता है ना। थोड़ा बर्डन क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, बर्डन बढ़ता नहीं। ग्रुप डिस्कशन में मजा होता है, चिल फन होता है, थोड़ा सा क्या है, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चे को क्या लगता है, अच्छा लगता है, बच्चे का दिल खुश हुआ रहता है। और वही काम करना जो जिसमें बच्चे का दिल खुश हो। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम महत्वपूर्ण डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन अनुशासन अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, जहां पर भी दिख जाए ये नेगेटिव टैग वर्ड कहां गया भाई, डिसिप्लिन काटा मार देना। अब हमने क्या पढ़ा था, पहला दूसरा तीसरा ठीक था हमारा। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में दिख रहे हैं भाई साहब हमारे दो ही चीजें, तीन तो किसी में दिख ही नहीं रहे। तो अब इसका मतलब क्या है, इन तीनों में से जो दो सबसे ज्यादा अच्छी बातें सिर्फ वो बतानी है। तीनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है वो बतानी। पहली दो तो हमारी सोशल इंटरेक्शन वाली थी और एकदम मतलब मस्त बात थी। तीसरी बात थी क्या थी, बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन का प्रभावशाली करना तरीका है। बोझ होता है कम है पर ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि इससे हम बोझ कम कर देंगे, सिलेबस कम करो, उसके लिए किताबें कम करो, अदर एक्टिविटीज बढ़ाओ, इस तरीके से करो। बोझ कम करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम ग्रुप डिस्कशन कराने लग जाए। जनरल सेंस में ये बात ठीक है पर मोस्ट इफेक्टिव नहीं, ये प्रभावशाली तरीका नहीं है। ठीक है पर प्रभावशाली नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए और बी बच गया, ए बी किस में है, इसके अंदर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तीन बातें ठीक लगी, अब तीन ऑप्शन में नहीं है तो दो बताओ भाई, फिर जो सबसे इफेक्टिव वही बतानी है हमें। आपको कई बार दो ठीक लगेगी पर आंसर आपको एक का ही देना होगा, तब उनमें से एक वो छांट लेना जो बिल्कुल ही क्या हो, सही बात हो, जो बिल्कुल ही राइट बात हो, एकदम मस्त बात हो, दिल खुश कर देने वाली बात हो, उसी को छांट लेना भाई साहब आपको। Which of the following should not be the indicator for assessment in EVS? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, इंडिकेटर नहीं होना चाहिए भाई साहब पर्यावरण अध्ययन में, ईवीएस में आकलन के लिए। किसके लिए, आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए।
कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय और समानता के प्रति सरोकार क्या बच्चे में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही होना चाहिए। सहभागिता कोऑपरेशन होनी चाहिए, सियानी बात है। याद करना, रिमेम्बरिंग अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, मैंने बताया था। अभी जहां पर भी नेगेटिव टैग वर्ड दिखे क्वेश्चन को काट देना, इसीलिए नेगेटिव टैग वर्ड वाली पॉजिटिव टैग वर्ड वाली क्लास आपको बहुत जरूर देखनी है। उससे 8 से 10 क्वेश्चन आपके अपने आप यू ठीक हो जाएंगे बिना एक भी दिन किताब उठाए। कितना फायदा होगा आपको। इसीलिए प्लेलिस्ट में जाना, सीटेट इंपॉर्टेंट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर वो डाली हुई है, फिट की हुई है, वो देख लेना आप। ये गलत हो गया, प्रश्न पूछना अपने आप में अच्छी बात होती है, क्वेश्चनिंग तो अपने आप में अच्छी बात है। तो तीसरा क्या हो गया हमारा? बिल्कुल ही गलत बात है। और जो बात बिल्कुल ही गलत हो, एकदम ही गलत हो, उसके ऊपर क्या कर देना? हमें कांटा मार देना है। उसके ऊपर हमें क्या कर देना? एकदम कांटा मार दें, बिल्कुल उसको तहस नहस कर देंगे, बात को एकदम क्या कर देंगे? एकदम है तहस और नहस दोनों कर देंगे, तहस भी करेंगे और बहनहस भी करेंगे, दोनों कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। In EVS, teacher should provide opportunities to the children to assess themselves. Self-assessment is पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन करने के लिए अवसर देता है। खुद अपना आकलन करे, बच्चा खुद अपनी असेसमेंट करे। तो क्या चीज है वो? पहला ऑप्शन है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये तो क्या पूरा है। सुमिलेटिव इसके अंदर आता है, फॉर्मेटिव इसके अंदर आता है, शुरुआत साल के शुरुआत से लेकर आखिर तक चलने वाला है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। खुद बच्चा सीखे। सीसी तो क्या है? अलग पार्ट हो गया, स्कूल का पार्ट हो गया, खुद के साथ नहीं है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहां से कई बार क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन का मतलब हो गया कि जो आपने सीखा है उसका आकलन करना, उसकी असेसमेंट करना। मान लीजिए कि आपने पूरे साल पढ़ा और फिर आपका एग्जाम लिया गया, ईयरली एग्जाम लिया, उससे ये पता चला कि आपने क्या सीखा है। तो जो क्या सीखा गया है वो होता है सीखने का आकलन, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। आपने 2 चैप्टर कर लिए, उसके बाद आपने क्या किया? ये 1 चैप्टर कर लिया साइकोलॉजी का, 2 कर लिया, उसके बाद आपने क्या कर लिया? क्वेश्चन आंसर लगाए उनके। ठीक है, तो सीख लिया, उसका टीचर ने टेस्ट ले लिया, तो वो क्या होता है? वीकली टेस्ट होता है, सीखने का आकलन हो गया। जो सीखे उसका आकलन करना। अब होता है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट करनी है। तो इसमें वो चीज आते हैं जिससे बच्चे की हमें कमियां पता चलती हैं, उसकी गलतियां हैं, उसको डिफिकल्टीज हो रही है, उनका पता लगाएंगे, फिर उनको दूर कर देंगे। भाई साहब, ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो क्या है? लर्निंग के लिए असेसमेंट करना, इंप्रूव करने के लिए। और अब दोनों बातों में खुद का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो खुद का जिक्र नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये हो गया सीखने के समान आकलन। सीखने के समान आकलन मतलब सीख रहा है उसी टाइम उसका आकलन हो रहा है समान, उसी के पैरेलल। लर्निंग एज असेसमेंट कौन सी होती है? वो जो बच्चा क्या है? खुद करता है। वो जो बच्चा क्या है? खुद करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सुख शांति से बैठे रहना, जी टिका के बैठा रहना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। पानी पियो, लंबी सांस गहरी लो, जी मत हिलाना, जी चलाना गलत बात है। क्लियर हो जाएगा एग्जाम। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। जिसने आज शुरू किया उसका भी हो जाएगा, मैंने किया ऐसा, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के बता रहा हूँ। हालांकि बहुत मार्क्स नहीं बने, आए पूरे 90 मार्क्स थे, पर क्लियर हो गया। जब मैं गया था दिल्ली, ट्रेन में पढ़ के गया था, पीछे के 3-4 जो बुक के अंदर आए हुए थे, सिर्फ उतना है, क्योंकि मैं उस टाइम HSSC की तैयारी कर रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। सिर्फ उतने पढ़ के ही मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। मेरा पेपर 1 था। तो हो जाता है, हो जाता है। और जिन्होंने पहले से तैयारी करी उनके तो मार्क्स आएंगे 130, 140 मार्क्स आएंगे, झंडे गाड़ दोगे आप। Which technique is used in the rating scale? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? लिखित प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होते। चेकलिस्ट अलग ही कॉन्सेप्ट है, असाइनमेंट अलग ही कॉन्सेप्ट है। असाइनमेंट क्या होता है? बच्चों को टॉपिक के असाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसे कॉलेज में आपने बनाए होंगे कि ये असाइनमेंट बना लेना। तो रेटिंग स्केल के साथ संबंध नहीं है, काट दिया। चेकलिस्ट के साथ संबंध नहीं है, काट दिया। चेकलिस्ट में क्या होता है? एक लिस्ट होती है ऐसे, उसके अंदर आपने जो जो काम किया उनको टिक करना होता है ऐसे, हाँ नहीं, सही है, कर लिया नहीं किया, कर लिया नहीं किया, कर लिया नहीं किया, ऐसे। तो ये क्या है? रेटिंग स्केल तो नहीं है। बच गया जो बच गया ऐसे ही उसको कर दो। कई बार क्या है? ऐसे भी हो जाता है, कई बार है आप ऑप्शन से भी कर रहे हो, भले आपके मतलब है नहीं पता, भले ही आपको मतलब उस चीज का नहीं पता, फिर भी आप क्या है? कर पाओगे, फिर भी आप क्या कर पाओगे चीजों को। रेटिंग स्केल के अंदर मेन क्या होता है? रेटिंग स्केल के अंदर मुख्यतः ये चीज देखी जाती है कि आपने कहा कि किस लेवल तक सीखा है, किस लेवल तक है
सीखा है। जैसे इसके अंदर सिस्टम होता है कि जो सबसे बेहतरीन है उसको हम कितने दे स्टार देंगे, 5 स्टार है दे देंगे। तो थोड़ा सा कम है उसको कितने दे देंगे, 4 स्टार। ये क्या है, सबसे बेहतरीन, ये क्या है, बेहतरीन। और ये 3 नंबर वाला क्या है, अच्छा। ये क्या है, अच्छा। और 2 नंबर वाला ठीक ठाक है। और 1 स्टार वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कमजोर, बिल्कुल जो बिल्कुल गर्त में डूबा हुआ बेचारा वो। तो ये ऐसे होता है, चेक रेटिंग स्केल के अंदर ऐसे होते हैं। जिसको ये दे दिया, 1 स्टार वाला दे दिया, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल गर्त में डूबा हुआ बच्चा है। 5 स्टार दे दिया, ये क्या है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त है। 3 स्टार वाला क्या है, काफी अच्छा है, शानदार है। 4 स्टार वाला बेहतरीन है, ये सबसे बेहतरीन है। ऐसे करके ये होता है रेटिंग स्केल के अंदर, इस तरह की चीजें होती रहती है, बस हमें पता होना चाहिए। और जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी, तो कॉपी पेन पास रखना अपने, और धीरे धीरे कुछ बातें शॉर्ट नोट्स बना लेना, उनको रिवाइज कर जाना, आपकी नैया पार हो जाएगी। इस बात की बिल्कुल ही गारंटी है, दावा के साथ मैं ये कह सकता हूँ। गारंटी नहीं ले सकते, गारंटी जिंदगी की नहीं है, पर हाँ 99% चांस है, हो जाएगा, लगे रहो। Which of the following is not the objective of teaching EVS? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ईवीएस की टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं है, वो बताना है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, नर्चर एंड क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बिल्कुल उद्देश्य है ये तो। प्रवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, टू डेवलप अवेयरनेस, डेवलप करनी इन्वायरमेंटल इश्यू के प्रति, बिल्कुल क्या है, सही बात है एकदम। टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, अपने आप में क्या है, बिल्कुल ही सही बात है एकदम, क्या है, बिल्कुल सही बात है। टू इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना, डेफिनेशन करें। डेफिनेशन का क्या सीन है भाई, तो क्या सा आंसर हो गया इसका, चौथा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, हो गया। 4th इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 4th इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, हो गया। और हमें सिर्फ वही बताना है जो बिल्कुल राइट आंसर हो, एकदम राइट आंसर हो, क्या हो भाई, एकदम राइट आंसर है, हो एकदम ही राइट आंसर हो भाई, हमें बताना है। ठीक है, वही बता देंगे जो बिल्कुल राइट आंसर हो, एकदम राइट आंसर हो, वही बताएंगे हम, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे। अब बताओ, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, जो पिक्चर है उनको पढ़ना, उनकी स्टडी करना है ना, पिक्चर रीडिंग, पिक्चर को रीड करना है, एक एक्टिविटी है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र के पढ़ने के द्वारा हो सकता है, कौन सी इंडिकेटर के द्वारा लर्नर की क्या कर सकते हैं, हम असेस्ड कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं उनका, चित्र पढ़ने के द्वारा। उसका कोई बच्चा मान लीजिए एक पिक्चर है उसकी रीडिंग कर रहा है, चित्र को पढ़ रहा है, देखकर बच्चा कुछ भी पढ़ रहा है कि ये फलाना आदमी है, इसने ऐसे किया वैसे किया, कुछ भी अपना मतलब निकाल रहा है, उससे हम किस चीज का आकलन करेंगे, ठीक है, अवलोकन और अभिलेख, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, ये बात ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन तो होगी इसमें कि बच्चे ने जो सोसाइटी में ऑब्जर्व किया आसपास, उसी से वो क्या करेगा, पिक्चर का मतलब निकालेगा, बात ठीक है। अभिव्यक्ति होगी, एक्सप्रेशन वो अपने देगा, ठीक है। एनालिसिस होगा, विश्लेषण भी बच्चा क्या है, करता रहेगा। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहा है बच्चा, एनालिसिस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, अवलोकन अभिलेखन है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग है, ये बात ठीक है भाई। तो क्या करना है, चौथे को छोड़कर सारे बिल्कुल इसके राइट आंसर है, तो ए बी और सी इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, दूसरा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और समय भी काफी ज्यादा चल रहा है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो धीरे जी टिकाए बैठे रहो, कहीं नहीं हिलना डुलना, तो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, लगे रहो। इसलिए किसी पर्वतीय क्षेत्र का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। भाई देखो, एक क्या है, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, उसके अंदर लोगों ने क्या करा, अपने घर बनाए हैं, मड से, स्टोन से, लाइम से, वुड से, चूने से, लकड़ी से, मिट्टी से बनाए हैं। यह अगर 2 मंजिल है, 2 फ्लोर है, इसके अंदर नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर क्या रखेंगे, एनिमल्स को रखेंगे, जरूरत का सामान भी रखते हैं, जो नीड है जिन चीजों के वो रख लेंगे। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, लोग क्या है उसके बाद है फर्स्ट मंजिल पर रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पर एनिमल रखेंगे और जरूरत की चीजें रख लेंगे अपनी। सभी घरों की छतें समतल है और जो उनकी छत है वो क्या है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाए गए, जो पेड़ होते हैं उनके जो मोटे मोटे तने होते हैं, स्टेम होते हैं, उनसे बनाया गया है।
ये मतलब कहाँ पर होते हैं, ये सीधा सी बात ये है भाई, भारत में ये कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर होते हैं? ये जम्मू और कश्मीर के अंदर होता है। किसमें होता है? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है। लकड़ी के घर होते हैं, 2 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर जानवर रखेंगे, ध्यान रखना इसका, और ऊपर वाले जगह आप रहेंगे, छत बिल्कुल फ्लैट होगी। कई बार एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, इसके लिए हमें इनके बारे में बेरा पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भाई झूम खेती है, झूम फार्मिंग है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बातें उनको बताओ भी, ये कौन सा सही है गलत है। एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद जमीन का कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देना, कि हमने क्या फसल है वो क्या कर ली, हमने काट ली, ठीक है, लैंड को क्या, जो जमीन थी उसको क्या है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। एक जगह जो बांस या खरपतवार उगाते उसे उखाड़ कर जला देते हैं, जो कि बांस खरपतवार होते हैं, बैम्बू और वीड्स होते हैं, उनको क्या कर दिया हमने, जला दिया, ये बात है। तीसरा, खरपतवार जंगलाती को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम लेते हैं, और जो जलाया फिर उससे जो राख बनी उसको क्या हमने खाद की तरह प्रयोग कर लिया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं भाई। When the land is ready for farming is deeply plugged before dropping the seeds, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। गहरी क्या करेंगे हम, जो जोते हैं उसको प्लाऊ मार देंगे उसमें डीपली। तो इसमें तो मुझे तो लग रहा है जो पहला है ये बात बिल्कुल ठीक है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। देखते हैं, इसमें पहला राइट आंसर हमारा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ओनली ए। कौन सा हो गया, ओनली ए। फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या जमीन को खाली छोड़ेंगे झूम खेती के अंदर। नेक्स्ट है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। भाई फूड बताना है, फेवरेट फूड है, नारियल है, नारियल के अंदर पाइप, और एक क्या है, टेपिकोआ। टेपिकोआ नाम की कोई चीज है, कहां पर है भाई, क्रीम एड यूजिंग कोकोनट प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल बॉइल्ड टेपिकोआ। ये किसमें होती है, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। केरल, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो किसमें होती है, ये केरल के अंदर होता है। आपने देखा हुआ फिल्मों में केरल में नारियल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नारियल जहां भी आ जाए। अब आपको पता नहीं है पर आप इतना अंदाजा लगा लेना कि नारियल केरल में हमने देखे हैं, सुने हैं, वीडियोज में देखे हैं, सुना है जिक्र, तो फिर क्या है, ये राइट आंसर कर देना। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो जब तुक्का भी मारो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर मारना, वो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल फिट जाता है एकदम। It is believed that the animals that are awake at night can see object only in। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कैसा है। जो एनिमल्स रात को जागते हैं और वो जिस रंग को देखते हैं वो किस रंग की चीजों को देखते हैं, उनको चीजें किस रंग की दिखाई देती है, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, काला, सफेद, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। सही आंसर क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ये ध्यान रखना भाई, जानवरों को ऐसी चीजें दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, या तो काली दिखेगी या सफेद दिखेगी, और रंग बिरंगी चीजें जानवरों को रात में नहीं दिखती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, थोड़ा सा दिल खुश हो गया होगा आपका। अब तो हमने नैया पार लगाई थी, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। केंचुओं का जिक्र है, केंचुओं किसान का मित्र मानते हैं, फार्मर का फ्रेंड होता है केंचुआ। तो इसके लिए सही कारण चुन लिए, जो रीजनेबल बिल्कुल सही बात है वो चुननी है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। केंचुए क्या करते हैं, जो मरी हुई लीफ है, डेड लीफ, जो उनको खाते हैं और प्लांट को खाते हैं, और उनके जो ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल, उनके मल से जमीन निकलती है, उनका जो स्टूल होता है उससे क्या होता है, जमीन उपजाऊ होती है। ठीक है, सियानी बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। अर्थवर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे फसल की रक्षा होती है। किसको खाते हैं, अर्थवर्म्स। कीड़ों को तो नहीं खाते, खरपतवार को तो नहीं खाते हैं, ये तो नहीं करते, ये तो केंचुए तो ये काम नहीं करते। केंचुए जमीन में छेद बनाते जिससे जमीन पोली होती है, ये बात ठीक है भाई। अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉफ्टन द सॉइल को सॉफ्ट बनाई करेंगे, डिगिंग अंडरनेथ। ठीक है, जमीन पोली कर देंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। केंचुए ने जो होल बना दिए, जो छेद बना दिए, जिससे वाटर और एयर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा जमीन को, ये बात है बिल्कुल रसायनी बात है भाई। तो कौन सी है, बी को छोड़कर ए, सी और डी राइट आंसर। ए, सी, डी कहां है भाई, सी, डी, ए, ये है। तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर
है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी, बहुत ही बेहतरीन आखिरी पारी और आखिरी गेंद पर, देखते हैं क्या होने वाला है। अब गेंदबाज जा चुका है गेंद फेंकने के लिए और गेंदबाज बिल्कुल बल्लेबाज क्रीज पर डटा हुआ है। देखते हैं आखिरी बॉल पर क्या करते हैं। बिल्कुल आखिरी बॉल। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, ठीक है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन को चुनिए। किस कथन को चुनना है? जो सबसे सही कथन है उसको चुनना है। कांसे के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में, किसके बारे में? ब्रॉन्ज के बारे में। एल्यूमिनियम और तांबे, एल्यूमिनियम और कॉपर की भांति एक तत्व है, ठीक है। यह पीतल ब्रोस और तांबे कॉपर का मिश्रण है, मिक्सर है ना भी। तांबे कॉपर जस्ता जिंक एल्यूमिनियम का मिश्रण है। इन तीनों का, कॉपर का, जिंक का, एल्यूमिनियम का है। तांबे और टिन का मिश्रण है, ये ठीक है। कॉपर और टिन का मिश्रण है भाई, मिक्सर है। ये बात हमारी बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगर हम मैथ की पेडागोजी और करें तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हम वीडियो इतनी बड़ी नहीं करना चाहते। मैथ को हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।